दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओएआरओ, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राज्य यानी स्टेट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, उसे राज्य कहते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राज्य यानी स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो और वह अपने आंतरिक और बाह्य यानी विदेशी मामलों के संदर्भ में किसी बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। दोस्तों, राज्य के जो मूलभूत तत्व हैं उनमें व्यक्ति यानी जनसंख्या, सरकार यानी सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ कि कोई भी राज्य अपने घरेलू और बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो, और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। और तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करने वाला जो परिभाषा है वो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आपको बताना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष? तो अभी अभी आपने पढ़ा है संप्रभुता। दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये सही नहीं है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए, केवल एक कथन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो भारत कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? तो सही उत्तर है संसदात्मक। दोस्तों, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां हैं, एक तो संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन वाली सरकार वह होती है जिसमें? तो उत्तर है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा
हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की है और ये इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसी कारण संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? आपको बताना है। ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि सबसे पहले संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में शुरू हुई थी। पुष्पेश पंत ने अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो सही उत्तर है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अन्य बातों में समान है। जैसे यहाँ वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है दोनों देशों में। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था दोनों में है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। दोस्तों, वर्तमान में संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है, ये जो शासन है आप जान लीजिए, यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत में है। और आप जान लीजिए भारतीय संसदीय प्रणाली इसी दृष्टि से ब्रिटेन से अलग है। इसके अलावा वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित सभी मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो दोनों ही 1 और 2 आपके सही हैं। आप इस प्रश्न की व्याख्या देखिए कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है और वही किसी विधि का निर्माण करती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति संविधान के द्वारा सीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन ये भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो कथन 1 आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन ये है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधान है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान के पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार। तो सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार। दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य,
सही है। संसदीय पद्धति की सरकार सही है। संघीय नीति सही है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये आपका सही नहीं है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है और यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों? तो आप जानते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और यही व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली की मूल विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय स्वरूप के शासन का मुख्य लाभ क्या है? तो उत्तर है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? पहला है, आप देखिए कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। तो केवल 1 और 2 कूट आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। दोस्तों आप देखिए अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आप जान लीजिए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, सही नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, सही नहीं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, सही नहीं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं सरकार की संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इसमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है संसदीय शासन व्यवस्था के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो आप जान लीजिए, संसदीय या मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार जो होती है उसमें सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार जो होती है उसे उत्तरदायी सरकार या संसदीय सरकार कहते हैं और इसमें सरकार यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? देखिए, राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में आपको बताना है। तो राष्ट्रपति पद्धति या अध्यक्षात्मक सरकार में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और इन शक्तियों का प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं और अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। यहाँ पर जो मंत्री होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायिका के सदस्य हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षणों के संबंध में 1, 2 और 3 कथन सही हैं और यहाँ पर जो चौथा कथन है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है,
ये आपका सही नहीं है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान जो बात कही गई है ये सही नहीं है, क्योंकि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन आपके सही हैं, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। यह एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? 1, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार। तो सही उत्तर है सत्तावादी सरकार जो है वो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। दोस्तों, भारतीय शासन प्रणाली में जो शासन का संचालन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। और प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। और यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है, बल्कि सीमित सरकार है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? तो उत्तर है दोस्तों, भारत में केंद्र और राज्य सरकार को प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, क्योंकि भारत में जो प्राधिकार का स्रोत है भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप जान लीजिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान के उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ से प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाता है। और भारत में शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कथन 1 और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुशासन या गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीताशाही। तो सही उत्तर है रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही। ये सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन या गुड गवर्नेंस दोस्तों हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता, ये गुड गवर्नेंस की विशेषताएं हैं। लाल फीताशाही शासन का प्रमुख अवगुण माना जाता है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो कमजोर वर्गों के हितों या कल्याण का प्रबंध करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं करता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत में पिछड़े में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, इसमें भी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विशेष योजनाएं, ये जो नागरिक समूहों की पहचान है उनसे स्पष्ट होता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत जो वंचित वर्ग है उनको शामिल किया गया है, यानी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये भारत में लोक कल्याण का स्वरूप या उद्देश्य प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या है? कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या पुलिस राज्य।
तो सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति में व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती है। केवल शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान करना, आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही इसका कार्य सीमित नहीं, बल्कि इसका कार्य व्यापक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज्य? तो सही उत्तर है साम्यवादी राज्य। दोस्तों, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शन को आत्मसात किया गया है, लेकिन साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य और राजनैतिक समानता न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए, 4 कथन दिए गए हैं। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सही नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी सही नहीं है। भारत का एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है, और आप जान लीजिए, संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है जनता। दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान यहीं से आरंभ होता है, हम भारत के लोग, और साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, या फिर अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना? तो सही उत्तर है एकल कार्यपालिका। ये अध्यक्षात्मक शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकीकृत कार्यपालिका होती है, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, और जो भी कानून और कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च कार्यकारी और पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। देखिए, पहला है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता है। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था आपको बताना है। यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, जिस तरह से संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदय सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, उसी तरह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। और इस शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक और स्वतंत्र होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो सही उत्तर है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है।
सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, यानी जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। तब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण और शासन सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं करती, तब जनता चुनाव यानी समय समय पर जो आवधिक चुनाव होते हैं उनके माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित करके हटा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वो क्रियाशील बनाता है किसे? तो सही उत्तर है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को। दोस्तों, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वो साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है और एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनैतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है और इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है यानी रिपब्लिक है, इसका अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो है ब्रिटेन की तरह जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसी आधार पर भारत में एक गणतंत्र है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है, राष्ट्राध्यक्ष, वो दोस्तों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है? तो सही उत्तर है भारत एक गणतंत्र है, इसमें निहित ये है कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यहाँ पर देखिए, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, भारत में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। इसी आधार पर ये निश्चय किया जा सकता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। दोस्तों, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, ये संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कठोर, लचीला, न कठोर न लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नमनीय का मिश्रण माना जाता है, इसलिए ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों का जो है अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कुछ मामलों में ये नमनीय है, यानी आसानी से संशोधन हो जाते हैं। कुछ मामलों में जो है विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसलिए भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला का मिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है? देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका,
तो सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां और कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यही न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का बिंदु जो है, ये भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि ये पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। क्यों? तो आप देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन ये पूर्ण संघ नहीं है। तो इसलिए ए सही, लेकिन आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो है वो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो सही उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालयों में प्रवर्तनीय हैं। ये संघीय स्वरूप को नहीं दर्शाता है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो सुरक्षित है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था में ये संघीय स्वरूप का जो है स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और आप जान लीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद है। इसमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। और आप जान लीजिए, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। फिर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्प में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो याद रखिएगा, इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। दोस्तों, इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का केंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से आपको बताना है कि कौन से संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। तो आप देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति,
और इसके अलावा आप देखिए संवैधानिक संकट, ये जो है संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कि भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्वों में 1, 2, 3 यानी लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये परिसंघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व हैं। क्रम संख्या 5 पर जो तत्व है, 5 पे क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसको यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में लें तो वह परिसंघीय व्यवस्था का कारक होगा, यानी सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था में अन्य तत्व इसी तत्व से निकले हैं, लेकिन हमारी राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय है, लेकिन वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति और अन्य उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध, समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति, राज्यों का नाम और भूगोल, इस पे संसद की शक्ति, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक और विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका, ये जो संवैधानिक लक्षण हैं हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिसके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, यानी 2, 3, 5 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा संघीय व्यवस्था के संबंध में। और विधायिकी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित इन कथनों में से कथन केवल 1 और 2 आपके सही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसमें ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही हैं भारत में संघीय व्यवस्था से संबंध में। तो 1 और 2 यानी संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें दोस्तों इस वीडियो में आपने जो है शासन प्रणाली यानी सिस्टम से संबंधित जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान से पढ़ा। और ये प्रश्न जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम व्याख्यायित करना चाहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, बिल्कुल। और इसमें एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसके एकात्मक झुकाव को दर्शाते हैं। तीसरा कथन कि संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा और वैदेशिक मामलों में अनेक संबंधों में केंद्र से अलग नहीं हैं। और यहाँ जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो उनका सोपानबद्ध क्रम है, संघ और राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। तो 3 और 4 ये आपके सही नहीं होंगे, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में, इसके अगले भाग में हम दोस्तों आप देख लीजिए राष्ट्रीय प्रतीक और शासन प्रणाली से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।